हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। बोर्ड्स एटम चैप्टर में हम लोग एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लिए हैं और हम लोग देखे हैं कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहता है। और एनर्जी डायग्राम में हम लोग देखे हैं कि ये जो लेवल्स है इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट लेवल है, सेकेंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है, फिफ्थ लेवल है, ऐसे बोल सकते हैं। और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। n=1 को हम लोग जनरली ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और बाकी सब स्टेट को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होता है, स्टेबिलिटी कहाँ पे होता है, ग्राउंड स्टेट में। जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से दूसरा स्टेट में पहुँच जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ इन द एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो ग्राउंड लेवल को छोड़ के सभी स्टेट को हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। n=2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको सेकेंड एक्साइटेड से ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में। तो पहले हम लोग एक्साइटेशन क्या होता है उसको समझते हैं, उसके पास एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड लेवल से कोई एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशंस। वो एक्साइटेड हो गया है, ग्राउंड से कुछ एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है आफ्टर एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल मीन्स। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी भी लेवल में जाएगा, एक्साइटेड होगा, तो उसके लिए बाहर से कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन n=1 से 3 में जा रहा है, ग्राउंड से सेकेंड एक्साइटेड में जा रहा है, तो इसके लिए कुछ एनर्जी लगेगा। कितना एनर्जी लगेगा, इतना एनर्जी लगेगा। तो दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। कोई भी एक पर्टिकुलर एक्साइटेड लेवल में इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उठा के वहाँ पे डालने के लिए जितना एनर्जी का ज़रूरत है वो उस लेवल का एक्साइटेशन एनर्जी है। ओके, सो लेट अस define it. The amount of energy required to lift an electron from ground state to an excited state is known as excitation energy of that particular excited state. Excitation energy जो है वो एक अलग अलग लेवल का अलग अलग होता है। इस लेवल का एक्साइटेशन एनर्जी कम है, इसके ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट करने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। यहाँ तक लिफ्ट करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब इसका एक्साइटेशन एनर्जी और ज़्यादा है। Okay, so that is determined by the energy gap between these two states. Okay, so this is the excitation energy. और एक्साइटेशन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल लगेगा, कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल्स, उसको हम लोग एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। क्योंकि पोटेंशियल और एनर्जी में क्या रिलेशन है, एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, इनटू v होता है। तो यहाँ से हम लोग जो हर एक एनर्जी होगा उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। वो पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और एनर्जी का जो फार्मूला था वो शॉर्टकट फार्मूला, उसको हम लोग देख लेते हैं। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसको मिला के और सिंप्लीफाई करके ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर हम लोग को देगा, मल्टीप्लाइड बाई Z²/n², where n is the states, a particular states, it may be 1 2 3 4 और Z is the atomic numbers। हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, ऐसा होगा। तो पहला प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट द एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, कौन सा स्टेट, मतलब वो n=2 के बारे में बात कर रहे हैं। इस लेवल का एक्साइटेशन एनर्जी कितना है वो निकालना है। तो कोई भी पर्टिकुलर लेवल के एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंड स्टेट। इसका एक्साइटेशन एनर्जी जो होगा, एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा, इसका गैप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, मतलब E2 - E1, सेकेंड लेवल का एनर्जी माइनस फर्स्ट लेवल का एनर्जी। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एनी लेवल्स
क्या होगा, En माइनस E1। एन में भी 2, 3, 4 एनीथिंग, जहाँ पे पहुँचना है उसका एनर्जी लेवल्स, उसका एनर्जी माइनस ग्राउंड का एनर्जी, तो उतना एनर्जी चाहिए उस पर्टिकुलर लेवल में पहुँचने के लिए। सो दैट इज द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दिस nth लेवल्स। दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी En माइनस E1। ओके, सो E2 माइनस E1, E2 कैसे मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कॉमन, 1/n स्क्वायर, जेड तो 1 होगा तो 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 1, 1 माइनस 1/4 सो 3/4, सो 3/4 एक्चुअली यहाँ पे माइनस आएगा, 1/4 माइनस 1, सो माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, इस तरीके से हम लोग किसी भी हाइड्रोजन लाइक और हाइड्रोजन एटम का किसी भी लेवल्स का एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम लोग सेम प्रॉब्लम को करें फॉर हीलियम एटम्स, हीलियम प्लस एटम, तो उसके लिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन लाइक एटम है क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा, सेम चीज़ होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, एक यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा, ये जेड की जगह क्या डालना पड़ेगा, जेड की जगह हम लोग डालेंगे 2 डालेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, एक्साइटेशन एनर्जी का आंसर क्या होगा, 2 × 10.2 होगा, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। हम लोग उसको डिटेल्स में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा मल्टीपल, जेड स्क्वायर है, सो ये 4 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, सभी जगह में 4 मल्टीपल हो जाएगा और अल्टीमेट आंसर 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ आयोनाइजेशंस? आयोनाइजेशन क्या होता है, कोई भी एटम में उसके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है अलग अलग ऑर्बिट्स में, तो कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग वहाँ से डिटैच कर देते हैं, मतलब कोई भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली डिटैच कर दें ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस ना आए, हम लोग लेवल को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, एक लेवल से दूसरा लेवल में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको कम्प्लीटली डिटैच कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से कम्प्लीटली डिटैच हो जाता है तो एटम्स क्या हो जाता है, एक आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो आयोनाइजेशन मीन्स डिटैचिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। सो कोई भी इलेक्ट्रॉन को एटम से डिटैच करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कोई भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली दूसरे तरीके से अगर समझेंगे तो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से लिफ्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे, इन्फिनिटी नंबर ऑफ स्टेट में, इनफाइनाइट स्टेट में, जहाँ से वापस नहीं आएगा, कम्प्लीटली डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो इन जनरलाइज फॉर्म हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब यहाँ से इन्फिनिटी तक ले जाना है, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई ऑफ इन्फिनिटी माइनस ई ऑफ 1, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला है, ई इन्फिनिटी माइनस ई 1। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होने वाला है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का वो तो ये है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है, मतलब ग्राउंड स्टेट से उसको ले जाना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट में, जहाँ से वापस नहीं आएगा, उसको कम्प्लीटली डिटैच करना है। अगर हम लोग उसको इन्फिनिटी नंबर ऑफ लेवल में भेज देंगे तो वो कम्प्लीटली डिटैच हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या होगा, उसका और अट्रैक्शन वहाँ पे नहीं रहेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो वापस नहीं आएगा, वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन एटम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ई इन्फिनिटी माइनस E1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही आयोनाइजेशन एनर्जी है। इन्फिनिटी क्या होगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कॉमन ले लेते हैं, जेड की जगह आएगा 1 और 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 का स्क्वायर। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा,
1 बाई इन्फिनिटी करने से 0 होगा। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पे 13.6 डिवाइडेड बाई 1, मतलब और माइनस साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली कितना हो गया आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? डू द सेम कैलकुलेशन फॉर लिथियम प्लस प्लस एटम्स। लिथियम प्लस प्लस एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो उसके लिए भी बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी वैलिड है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए भी आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस में हम लोग ई इन्फिनिटी माइनस E1 निकालेंगे। सो यहाँ पे माइनस 13.6 कॉमन हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, सिमिलर वे में माइनस 1 बाई 1 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये जेड स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जेड कितना होता है? इसका 3 होता है। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर एक आ जाएगा, मतलब 9 यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। जेड स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 9, सो 122 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ओके, मतलब अगर हम लोग लिथियम प्लस प्लस एटम में उसको आयोनाइज करना चाहते हैं, मतलब उसमें और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 122 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी हम लोगों को देना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज वेल। क्योंकि एनर्जी अगर पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? 13.6 वोल्ट। सिंपल, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो एनर्जी से हम लोग पोटेंशियल कैसे पता कर सकते हैं? इजीली पता कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि एनर्जी जो होता है वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वोल्ट होता है। तो एनर्जी क्या है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको जूल में कन्वर्ट करते हैं 1.6 × 10⁻⁹। ऐसा सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ और यहाँ पे वोल्ट, तो ये तो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली V = 13.6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹ देके मल्टीपल करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो क्या होगा इसके साथ कट जाएगा, मतलब V बराबर क्या हो जाएगा? उसी का ही वोल्ट आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स। ओके, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है कि व्हिच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज एसोसिएटेड विथ विजिबल रेंज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि अलग अलग वेवलेंथ का लाइट मिलता है, हालांकि सब वेवलेंथ हम लोग नहीं देख सकते, जो विजिबल रेंज में आता है उसी को हम लोग देख सकते हैं। लाइमन सीरीज, मामा सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीपन सीरीज, अलग अलग सीरीज वहाँ पे मिले थे। तो कौन सा सीरीज विजिबल रेंज से साथ एसोसिएटेड है? हम लोग इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज बामा सीरीज। तो सीरीज का जो फार्मूला था वो क्या था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एक इनिशियल लेवल्स ठीक है दूसरा लेवल में कोई ट्रांजिशन होता है, जैसे कि ये एक इनिशियल लेवल है और एक फाइनल लेवल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, तो यहाँ पे एक लाइट निकलेगा एज ए फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो उसका लैम्डा अगर वेवलेंथ होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? 1/λ। जो 1/λ का फॉर्मूला था वो क्या होगा? R एक कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट, Z² 1/NF² - 1/NI², ऐसा कुछ एक फॉर्मूला था। तो यहाँ से हम लोग कोई भी दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन होने से जो लाइट निकलेगा उसका वेवलेंथ इस फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट एनर्जी का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो Ni था, Ni जब हम लोग 2 डालते थे और NF = 2 और Ni का वैल्यू 3 से 4, 5 ऐसा चलता रहा, तो इसको हम लोग बामा सीरीज बोलते हैं, बामा सीरीज। और ये विजिबल वेवलेंथ में आ जाता है जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला आंसर है कि व्हिच सीरीज इज एसोसिएटेड विद विजिबल रेंज, तो आंसर होगा बामा सीरीज। इसको हम लोग बामा सीरीज बोलते हैं इस सीरीज को। और यहाँ पे पूछा गया है कि कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। Ni का वैल्यू तो हमेशा 2 होगा, NF का वैल्यू क्या हो सकता है? NF का वैल्यू हमेशा 2 होगा, मतलब फाइनल कहाँ पे पहुँचना है? 2 पे पहुँचना है। लेकिन कहाँ से पहुँचना है? वो क्या होगा? 3 हो सकता है,
4 हो सकता है, 4 से नीचे आ रहा है, 5 से नीचे आ रहा है, कई सारा हो सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है। मिनिमम वेवलेंथ पहले हम लोग निकालते हैं। मिनिमम वेवलेंथ अगर मिनिमम होगा इसका मतलब एनर्जी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू मतलब hc/λ। वेवलेंथ जितना मिनिमम होगा एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से जो लाइट निकल रहा है उसका मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, जब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट से यहाँ से गिरेगा। क्या हो सकता है, सबसे ये दो जो एंड है, एक तो है 3 से 2 गिर सकता है, ये एक केस हो सकता है, और एक केस हो सकता है इन्फिनिटी से 2 में गिर रहा है, वो भी हो सकता है। हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन सा केस में मिनिमम होगा, जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट से 2 में गिरेगा, तो इतना ज़्यादा गैप है एनर्जी, तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, तो वेवलेंथ छोटा होगा। इसका मतलब मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मीन अगर होगा, लैम्डा मीन, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/λ मीन तभी मिलेगा जब हम लोग क्या लिखेंगे, NF जो है वो तो 2 लिखेंगे, NI की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे। ओके, R का वैल्यू क्या होता है, R का वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10⁻7 होता है, और 1.1 हो सकता है। Z का वैल्यू क्या हो सकता है, Z का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, और ये होगा 1/4, ये होगा 1/λ मिनिमम। सो लैम्डा मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, 4/1.097 इंटू 10⁻7। तो ये लगभग हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4 हो जाएगा इंटू 10⁻7 मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 4000 एंगस्ट्रॉम। सो इसका मिनिमम वेवलेंथ वाला जो लाइट मिलेगा उसका वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। अब मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, जब मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, मतलब एनर्जी मिनिमम चाहिए। तो कौन सा पॉसिबल एनर्जी हो सकता है, 3 से 2 गिरेगा तो वो मिनिमम एनर्जी होगा, क्योंकि उसका गैप ज़्यादा कम है। 4 से गिरेगा तो गैप ज़्यादा हो जाएगा। सबसे मिनिमम गैप वाला एनर्जी कौन सा होगा, मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन तभी निकलेगा जब दोनों का गैप छोटा होगा। तो 3 से 2 का गैप छोटा है, तो 3 से जब 2 में गिरेगा तो यहाँ पे 1/λ मैक्स मिलेगा। कब मिलेगा, जब R तो 1.097 10⁻7, Z मतलब 1 स्क्वायर 1/NF स्क्वायर। फाइनल तो 2 में ही पहुंचना है, कहाँ से पहुंचना है, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.097 10⁻7, और ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, ये हो जाएगा 5/36। तो यहाँ पे अगर लैम्डा मैक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 36/5 इंटू 1.097, ऊपर में आ जाएगा 10⁻7। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली वो क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻7। 7 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, 7 ही होगा। और उसको अगर हम मीटर में अगर एंगस्ट्रॉम करेंगे तो 7000 एंगस्ट्रॉम होगा। तो यहाँ पे मिनिमम जो लाइट मिल रहा है वो 4000 एंगस्ट्रॉम का, और मैक्सिमम मिल रहा है 7000 एंगस्ट्रॉम का। तो इस सीरीज में मिलने वाला लाइन इस रेंज में है, जो कि विजिबल रेंज का रेंज है। विजिबल रेंज कहाँ से शुरू होता है, 4000 से 7000 से होता है, वायलेट से रेड तक इसके बीच में आ जाता है। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सिर्फ इसी सीरीज को, बामा सीरीज को ही हम लोग देख पाएंगे, बाकी को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामा सीरीज। किसी भी सीरीज का मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं।